आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करने वाले हैं जहां पिछली पाठचर्या में लिया था विराम। तो पिछली पाठचर्या में हम लोगों ने भक्ति काल के 205 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। आगे की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे। प्रश्न संख्या 206 से इस पाठचर्या को प्रारंभ करें, अथवा आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देखते समय आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे आप, और आपके लाइक शेयर करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि फटाफट आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिया होगा। तो प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को। और भक्ति काल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 205 के आगे के प्रश्नों को। यूथ कंपटीशन टाइम बुक से यह अध्ययन श्रृंखला चल रही है, जैसा कि आपको विदित होगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 200। कबीरदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और दिए गए विकल्पों में आपने सही विकल्प के रूप में इसको चयनित कर लिया है, संत काव्य। विकल्प ए को तो राइट आंसर के साथ में पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? जवाब में सुंदर दास को चुन करके बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञान समुद्र, सुंदर विलाप हैं। श्रृंगारी रचनाओं के एक कट्टर विरोधी थे। सुंदरदास ने केशव के रसिक प्रिया, नंददास रस मंजरी और सुंदर कविराय सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग, अलंकारों का सुनियोजन, छंदों का शुद्ध एवं विविधतापूर्ण प्रयोग सुंदर दास को अन्य कवियों से पृथक और विशिष्ट स्थान प्रदान करता। याद रखिएगा साथियों कि रसिक प्रिया, रस मंजरी और सुंदर श्रृंगार, ये जो है निंदित की गई हैं इसके द्वारा, सुंदर दास पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 200। सगुण भक्त के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्त के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? दिए गए विकल्पों में आसान सा जवाब था आपका, और सही विकल्प आपने कबीर को चुना। विकल्प सी के साथ राइट आंसर पर हैं आप। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की दो धाराओं में सगुण और निर्गुण, भक्ति काल को दो धाराओं सगुण निर्गुण में विभक्त किया। इसके बाद दोनों की दो दो शाखाएं हो गई। निर्गुण में जो है प्रेम आश्रयी और ज्ञान आश्रयी, सगुण में राम आश्रयी और कृष्ण आश्रयी। राम आश्रयी शाखा में के प्रतिनिधि कवियों में तुलसीदास, कृष्ण आश्रयी शाखा में सूरदास और कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के तथा मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए जाते हैं। बढ़ते हैं जनसंख्या 209 की तरफ। जनसंख्या 209, जनसंख्या 209 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है, और सुमेलित करने के बाद सही कोड का मिलान करना होगा। तो फटाफट मिलान करते हैं हम लोग। सर्वांगी किसकी रचना है? तो सर्वांगी के रचनाकार रज्जब हैं। कौन है? सर्वांगी रज्जब की रचना है। ज्ञान बोध की रचनाकार मलूक दास हैं। प्रेम प्रकाश के रचनाकार धरणी दास हैं। और शब्द सागर किसकी रचना है? बूला साहब की। अंगबधु नाम से दादू दयाल की रचना है। बढ़ते हैं क्रम संख्या 210 की तरफ।
और टर्न संख्या 210 टर्न संख्या 210 क्या कह रहे हैं? हरणे वाणी एवं अंगबधू इसकी वाणी के संकलन। हरणे वाणी एवं अंगबधू इसकी वाणी के संकलन। टर्न संख्या 210 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने किसको चुन लिया है? दादू दयाल विकल्प बी को सही जवाब के साथ हैं। आप फटाफट क्वेश्चन करते रहिए साथियों, यह रिवीजन है और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब दे रहे होंगे। हरणेवाड़ी को जगन्नाथ दास ने और रज्जब ने अंगवधु शीर्षक से दादू दयाल की रचनाओं का जो है संपादन किया। सुख सागर, ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त विवेक, बारह खड़ी मलुक दास की प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। वहीं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास सुंदर दास की रचनाएं हैं और कबीर दास की रचनाओं को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से संकलित किया, जिसमें शाखी सबद्रमोनी है। अगला प्रश्न है कि ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध का रचनाकार आपने किसको चुन लिया है? ज्ञान बोध का रचनाकार मलुक दास को चुन लिया है, तो विकल्प बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? क्रम संख्या 212 का सही जवाब आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना, तो विकल्प ए के साथ सही जवाब पर। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं और दसम स्कंद गुरु गोविंद साहब की रचनाओं का संग्रह है। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नाम से पुस्तक का संकलन किया है, इनकी पुस्तकों का, और यह पुस्तक सिखों की सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। संत संख्या 213 निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि कौन हैं? जवाब में आपने विकल्प बी का चयन किया, नंददास को, तो राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? क्रम संख्या 214 का सही जवाब चयनित करिए। इनमें से कौन सा कथन असत्य है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने किसको चुन लिया है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, यह तो सत्य कथन है। कबीर संत कवियों में गिने जाते हैं और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह रैदास की पंक्तियां हैं। जबकि संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं बल्कि रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, कवि उपासक हैं। विकल्प डी इसमें सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीरू नीमा नामक दुलाहा दंपति ने कबीरदास का पालन पोषण किया था, तो सी विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर। ऐसा माना जाता है कि कोई विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म दिया था और इनके संदर्भ में कथन भी है कि जना विधवा ब्राह्मणी ने था काशी सर में त्याग दिया, तंतु आय नीरू नीमा ने पालन कबीरा दास किया, रामानंद के परम शिष्य थे, जाति पात का भेद मिटाया, पंचमेल खिचड़ी भाषा लिख निराकार प्रभु रूप दिखाया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। अगला प्रश्न है कि इनमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए, यह कथन किस विद्वान का है? और इस प्रश्न का जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प बी देकर के आपने सही उत्तर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बच्चन सिंह लिखते हैं इनके संदर्भ में कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं।
कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रामायणी, शबद साखी 3 भागों में विभक्त है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, तो आचार्य शुक्ल जी इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा, जबकि श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी भाषा कहते हुए नजर आते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 217। प्रश्न संख्या 217 क्या है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, अब भाग बड़े घरी बैठे आए, मंगलाचार माहि मन राखो, राम रसायन रमना चाखो। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने किसको चुन लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपने कबीर को चुना, तो विकल्प बी के साथ आप बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 200। प्रश्न संख्या 218 है कि कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत? तो भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, साहित्यिक कोमलता आपको इनकी रचनाओं में नहीं मिलेगी, भाषा में अक्खड़पन भी है। विकल्प सी के साथ आप सही जवाब। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 219। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा? और प्रश्न संख्या 219 का सही उत्तर आपने इसको चुन लिया है। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प सी, सूफियों के सत्संग का सी विकल्प राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 220। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्तियां किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प भी कबीर को चुना राइट आंसर के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, दुल्हीन गामो मंगलाचार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार। कबीर का यह पद इस राग में है? और रिपीट होने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। राग गौड़िय चुन करके बी विकल्प का चयन किया आपने, सही जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 222। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो साखी शबद रामायणी तीनों को बीजक नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने संकलित किया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न कि इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंक्तियों के प्रभाव से प्रेम भाव भक्ति रस में शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक? इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह पंक्ति है प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए को चुना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 224। इस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किस काव्यधारा में मिलता है? जवाब में संत काव्यधारा बी विकल्प का चयन करके राइट आंसर दिया है आपने। प्रश्न का जवाब बहुत आसान आसान से तुरंत आ जाने चाहिए।
अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। काफी काफी रिपीट होने वाली पंक्ति। कबीरदास उत्तर चुन करके सही उत्तर दिया है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार पूछा जा रहा है। आपने किसको चुन लिया है? तो सही जवाब आपने विकल्प डी अद्वैतवाद को चुना। सही जवाब पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 227 है कि रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि? रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 227 का राइट आंसर आपने विकल्प बी को चुन लिया, निर्गुण काव्य धारा ज्ञानाश्रयी शाखा से। तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। प्रश्न संख्या 200 जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोन फिरहि अजहु बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र करहि दंडुवती तीन तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 228 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? विकल्प तो इसमें देखिए लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय तीनों ही आएंगे। तो विकल्प इसमें ए बी सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो आगे निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कर देना है। फटाफट कर लेते हैं मिलान। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए, फटाफट मिलान करिए 229 का। जपू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। रस मंजरी नंददास की रचना है। परवह नायिका भेद रहीमदास की रचना है। वैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या है? कबीर दास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? इसका सटीक कारण इसमें से ढूंढिए। सही जवाब इसमें क्या है कि उन्होंने मानव मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात की है। ये विकल्प। अगला प्रश्न, रैदास का दूसरा नाम क्या है? जवाब में आपने रविदास की विकल्प का चयन किया तो राइट आंसर। इनकी चर्चित पंक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखिए एक पंक्ति आती है अवधु मन चंगा, वह इनकी नहीं है। यह मन चंगा तो कठौती में गंगा और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है प्रसिद्ध पंक्तियां रैदास। बढ़ते हैं आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। क्रम संख्या 232 का सही जवाब कबीर निर्गुण काव्य धारा
या निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? विकल्प डी राइट है। आगे अगला प्रश्न है कि गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? क्रम संख्या 233 का सही जवाब। मुझे उम्मीद है कि आपने सेलेक्ट किया होगा। कबीर की भी रचनाओं का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उलट बांसियां किसने लिखी हैं? जवाब में आपने कबीर को चुन लिया तो विकल्प ए। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे के प्रश्न जो है सूफी काव्य धारा से करने वाले। अंत काव्य के बाद आज की पाठ से रहेंगे शामिल कर रहे हैं हम लोग सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा में फूल मरे पर मरे न बासु यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? जवाब में मलिक मोहम्मद जैसी। बी विकल्प राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। पद्मावत से अवतरित यह पंक्ति थी। जैसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जैसी है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। 1540 ईस्वी इस रचना का रचना काल है। और पद्मावत के संदर्भ में जैसी ने कहा है कि सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। जैसी की अन्य रचनाओं में अखरावट, कन्हावत और आखिरी कलाम प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आपको जवाब बताना। तो फटाफट कर लीजिए मिलान। मधुमालती की रचनाकार कुतुबन नहीं है, मंझन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। रचना काल इसका 1545 है। इस रचना में जो है कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर और महारस नगर की नरेश विक्रम राय की कन्या मधुमालती की प्रेम कहानी का वर्णन। बाकी इंद्रावती की रचनाकार नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह की, चित्रावली उस्मान की। चित्रावली उस्मान, हंस जवाहिर कासिम शाह, इंद्रावती नूर मोहम्मद, मधुमालती मंझन की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत का बंगला भाषा में अनुवाद इसमें से किसने किया है? प्रश्न संख्या 237 का सही जवाब क्या चुना आपने? विकल्प बी को राइट आंसर है। पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला ने किया। यह अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से। अगला प्रश्न है उदधि आई ते बंधन कीन्हा इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। इन पंक्तियों की रचना का क्रम संख्या 229 का सही जवाब क्या होगा? और सही उत्तर आपने जैसी को चुनेगा तो विकल्प सी। यह पंक्तियां मलिक मोहम्मद जैसी की हैं कि उदध आय ते बंधन कीना अइति दसमाथ अमर पदलीना। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत के लक्ष्मी समुद्र खंड से लिया गया है। दोहा चौपाई छंद में लिखा गया यह महाकाव्य अवधी भाषा का है, जिसका रचना काल 1540 ईस्वी यानी हिजरी संवत 947 ईस्वी है। और विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को तमाशों की काव्य कहा है। काफी इंपॉर्टेंट दोनों ही तथ्य हैं, एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं, तो याद रखिएगा। हिंदी की अपने अकेले ढंग की ट्रेजिक कृति विजय देव नारायण शाही कहते हैं और समासोक्ति काव्य आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को कहा है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य इसमें से बताना। क्रम संख्या 239 का सही क्या बनेगा?
तो यह बारह बारह मासा शैली में लिखा गया है, यह तो सही है। और नागमती बारह मासा की शुरुआत जयश्री नहीं करते हैं। जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख भी नहीं है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। पहला और चौथा विकल्प इसमें सही बनेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तपय लाग अब जेठ आषाढ़ी मोहि पिउ बिन छाजनि भई गाढ़ी तन तिनउर भा झूरऊ खरी भई बरखा दुखयागर चरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की वीरा दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक माशुकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है। यह कथन इसका है। और दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने आचार्य रामचंद्र शो के विकल्प डी को चुना राइट आंसर पे। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन इस ग्रंथ में संकलित। जवाब में आपने पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी के विकल्प को चुन लिया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानी? और प्रश्न संख्या 242 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? मसनवी शैली सूफियों की शैली है, विकल्प एक को चुना राइट आंसर। फारसी भाषा की शैली है। और मसनवी से तात्पर्य क्या है? तो काव्य लिखने के ढंग से है जिसमें चार चरण होते हैं। ईश की वंदना होती है, पैगंबरों की स्तुति होती है और तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा यानी शाही वक्त की प्रशंसा और आत्म परिचय होता है। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर बहुत ही आसान सा जवाब था, पद्मावत को चुना आपने तो राइट आंसर। पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कनावत ये रचनाएं मलिक मोहम्मद जैशी की हैं। पद्मावत को अपने हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति विजय देवनारायण शाही ने कहा है। तो पद्मावत का नागमती वियोगखंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी रचना जैसी की नहीं? तो नारायण दास द्वारा लिखी गई इसमें एक रचना आपको दिखाई दे रही होगी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद 19 क्षमा करें 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद किसमें से अवधी भाषा में लिखी गई पहली रचना पूछी जा रही है। और लोरकहा या चंदायन को आपने चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी प्रेम मार्गी शाखा का कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोरकहा या लोर कथा नाम से संबोधित किया है। आचार्य शुक्ल ने कुतुबन की रचना मृगावती को सूफी
सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है और प्रथम रचना माना है। मुल्ला दाऊद द्वारा लिखा गया चंदायन का नायक और नायिका डोरिका और चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त जो भाषा है वह अवधी है और प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा छंद है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है 1920 ईस्वी की, और यशोधरा 1932 ईस्वी की मैथिली शरण गुप्त की रचना है। वीरांगना उपन्यास रामनरेश त्रिपाठी का है। वीरांगना कविता केदारनाथ अग्रवाल की। और शुक्ल जी ने मुल्ला दाऊद द्वारा लिखे गए चन्नायन का समय काल 1379 ईस्वी माना। अगला प्रश्न है कि तन चितौर मन राजा किन्हा सी हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखे गए पद्मावत को चुना सी विकल्प के साथ सही जवाब पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत जो है, यह भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी। और जैसी सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन या मुहिउद्दीन के शिष्य थे। शेर शाह के समकालीन थे। उत्तर प्रदेश अमेठी के निकट जैस नामक स्थान पर रहते थे। जैसी द्वारा लिखा गया पद्मावत कुल 57 खंडों में है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है या क्या क्या। इसमें इनके जो है जन्म स्थान के बारे में, इनके गुरु के बारे में और पद्मावत के खंडों के बारे में यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं, तो याद रखिएगा। खंडों की संख्या 57, जायस नामक स्थान पर रहते थे और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की गई है। रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों के दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसी द्वारा 3 ग्रंथों पद्मावत और आखिरी कलाम अखरावट आखिरी कलाम का उल्लेख करते हैं। बाकी बीजक तो आप जानते हैं, कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। बिहारी सतसई के रचनाकार बिहारी और सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मलिक विद द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न कभी भी बन सकते हैं। जो व्याख्याएं दी जाती हैं वो इसलिए दी जाती हैं कि वहां से आपके प्रश्न कभी भी बन सकते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है बाबर को, विकल्प ए के साथ राइट आंसर। देखिए, पद्मावत प्रणय गाथा इसकी विषय वस्तु है। अखरावट जो है वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत और सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम प्रलय से संबद्ध कथा एवं बाबर की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है और कहरनामा आध्यात्मिक विरह की चर्चा है। यह कहरवा शैली में लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सूफी कवि किस शाखा से संबंधित कवि हैं? सूफी जो हैं वो निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। विकल्प विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? जवाब में आपने फुतुवन विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। कुतुबन जो है ये सूफी कवि थे। चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। यह भी प्रश्न पूछा गया है, कुतुबन के गुरु का नाम। और इनके संबंध निर्गुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती कुतुबन की रचना 1501 ईस्वी इसका रचनाकाल अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में की गई रचना है। जबकि सूरदास रसखान नंददास सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य परंपरा के रचनाकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 250 का सही जवाब
सिंघल द्वीप विकल्प ए को चुन लिया आपने राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, पद्मावती जो है सिंघल द्वीप की राजकुमारी है और पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी हैं, जैसे रतन सेन मन या आत्मा का प्रतीक है, सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है और पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक या परमात्मा की प्रतीक है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि उन्होंने सामान्य हृदय की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है, इस विद्वान का कथन है। और प्रश्न संख्या 251 का सही जवाब आपने मलिक मोहम्मद जैसी विकल्प सी को चुन लिया है राइट आंसर के साथ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न वही है कि तन चितौर मन राजा किन्हा अहिय सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित होती है, इसका आपको जवाब बताना है। देख लेते हैं। विरह का अतिरंजित वर्णन इसमें है। इसमें जो है लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता की ओर संकेत किया गया है, विकल्प बी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न क्या है। मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कारनामा प्रमुख है। अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है, और दिए गए विकल्पों में आपने सही जवाब इसको चुना है। तो मुल्ला दाऊद द्वारा लिखे गए चंदायन को, तो विकल्प लोरकाहा भी इसी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। मृगावती 1503 ईस्वी की रचना अवधी भाषा में लिखी गई कुतुबन की रचना है, और 1545 ईस्वी की मधुमालती मंझन इसके रचनाकार हैं। अवधी भाषा की रचना और चित्रावली 1613 ईस्वी की सूफी प्रेमाख्यानक काव्यकृति है, जिसके रचनाकार उस्मान है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्रम संख्या 200। जैसी ने नागमती वियोगखंड में 12 मासा का प्रारंभ इस मास से किया है, इसका आपको जवाब। तो चढ़ा या सावा गगन गन बाजा, विकल्प डी को चुना आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न। यह प्रश्न है कि टप टप बूंद परहि जस ओला बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य शुक्ल ने रेखांकित अंश से क्या आशय ग्रहण किया है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प इसमें बात के प्रकोप से अंग का शून्य हो जाना, विकल्प यही इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जे ही पंखी के नियर होय कहें विरह कै बात असोई पंखी जाई जेरी तरिवर होई निपात। क्या पंक्तियां हैं। जे ही पंखी के नियर होई कहें विरह कै बात सोई पंखी जाई जरी तरिवर हुई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों से क्या माना है। संख्या 256 का सही जवाब आपने इसको चयनित कर लिया है।
यह ऊहात्मक पद्धति है। बी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इस प्रश्न की हम लोग व्याख्या। आचार्य शुक्ल ने इन पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति माना है और मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखा गया है पद्मावत। नागमती वियोग खंड इनकी हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। पद्मावत में जैसी ने संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है। संपूर्ण काव्य जो है वियोग श्रृंगार है। जैसी के विरह वर्णन की विशेषता यह है कि उसमें हृदय की वेदना के सामान्य रूप से अभिव्यक्ति हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाते हैं उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती है, वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में यहाँ वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठा है। और जैसी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मशलनामा और कन्हावत है। आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई रचना है और इसमें बाबर की प्रशंसा भी की गई है। प्रश्न यहाँ से अगले अगला प्रश्न है कि पीयूषो कह्यों संदेशना, हे भौरा हे काग, असोधन बिरह जरि मुई, तेहि क धुआं हम लाग। में भौरे व काक को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य शुक्ल का कथन पूछा जा रहा है और सही जवाब क्या चुना आपने? तो यहाँ पर जो है आवेग की दशा में यही उचित है। राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मन यति भयो हुलास, बिगसी जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर, बिंब फल जान कीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 258 का सही जवाब क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब पद्मावती विकल्प सी को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? अवधी भाषा को। तो विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। आइए कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। तो चंदायन 1379 ईस्वी का रचना काल, मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई अवधी भाषा की रचना है। चौपाई दोहा छंद है। रूप मंजरी नंददास की रचना, ब्रज भाषा में लिखी गई चौपाई दोहा छंद और 1568 ईस्वी का रचना। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी का नूर मोहम्मद की रचना अवधी भाषा में लिखी गई बरवे चौपाई छंद में है। मधुमालती मंझन की रचना अवधी भाषा में लिखी गई दोहा चौपाई छंद में लिखी गई रचना है और 1545 ईस्वी का रचना। यानी यहाँ पर एक ही साथ आप कई प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। फटाफट देख लीजिए। चिताई वार्ता 1590 ईस्वी की नारायण दास द्वारा लिखी गई राजस्थानी ब्रज भाषा में और दोहा चौपाई छंद। एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं साथियों। चंदायन 1379 ईस्वी की मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई अवधी भाषा की रचना है और इसमें छंद की अगर बात करें तो चौपाई और दोहा छंद है। इसी तरह से रूप मंजरी दोहा चौपाई चौपाई दोहा छंद में लिखी गई ब्रज भाषा की रचना, नंददास इसके रचनाकार और 1559 ईस्वी इसका रचनाकाल है। वहीं अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की रचना नूर मोहम्मद द्वारा लिखी गई
अवधी भाषा है इसकी, बरवे चौपाई छंद में लिखी गई रचना। मधुमालती 1545 ईस्वी में लिखी गई रचना। मंझन इसके कवि हैं। अवधी भाषा में लिखी गई है। दोहा और चौपाई शैली में छंद में लिखी गई है। इसी तरह से छिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। 1590 ईस्वी इस रचना का रचना काल। राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखी गई रचना दोहा और चौपाई छंदों में है। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य, इसको रिवाइज करते रहिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न क्या है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका पूछा जा रहा है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने देव यानी सी विकल्प को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। ज्ञानदीप शेख नबी द्वारा लिखी गई रचना है। 1618 ईस्वी इसका रचना काल है और इसमें राजा ज्ञानदीप रानी देव यानी की प्रेम कथा का वर्णन है। आचार्य शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा का समाप्त समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जैसी द्वारा पद्मावत में प्रयुक्त छंद पूछा जा रहा है और क्रम संख्या 261 का सही जवाब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है। 261 का राइट आंसर आपने विकल्प बी चौपाई दोहा छंद को चुना राइट आंसर के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन इसमें से कौन से? तो निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में लिखे गए। पहला कथन ही उपयुक्त नहीं है। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं, या तो सही है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर हैं और इन काव्यों में मूल भावना प्रेम है। ये सब सही है। विकल्प ए के साथ आपके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, इनके पात्रों में मानवीय और मानवेतर है। मानवीय पात्रों में जैसे राजा रानी राजकुमार राजकुमारी मंत्री आदि आते हैं। तो मानवेतर में पशु पक्षी देवता दानव परियां आदि आती हैं। सभी कथाओं का जो नायक है वो पराक्रमी होता है, पराक्रमी प्रेमी है, जबकि नायिका अद्वितीय सुंदरी है, सुकुमारी है और प्रेम रोग से ग्रस्त है। प्रकृति का दोनों रूपों में आलंबनगत और उद्दीपनगत वर्णन देखने को मिल जाएगा। अवधी भाषा का अधिकांश प्रयोग हुआ है, किंतु उस्मान की भाषा पर भोजपुरी प्रभाव, नूर मोहम्मद ने कुछ स्थानों पर ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। छंदों की दृष्टिकोण से दोहा चौपाई छंदों की प्रधानता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रम संख्या 263 का राइट आंसर चाहिए। तो अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं। पहला कथन तो सही है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। यह भी यहाँ से भी प्रश्न आता है कि इस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है। और पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, जबकि पद्मावत पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित रचना है। यह कथन सही नहीं है। विकल्प डी, तो डी विकल्प ही इस प्रश्न का एक आंसर बन गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि मंझनकृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? क्रम संख्या 264 का राइट आंसर चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, यही पहला ही विकल्प गलत हो जाएगा। बाकी भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग देखने को मिलेगा।
अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है और इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग है। मधुमालती मंझन द्वारा लिखी गई रचना है और इसका रचना का 1545 है। यह रचना जो है अंश महत्वपूर्ण अंश जो है इसके पूर्णतः काल्पनिक है। अगला प्रश्न है कि अंगद पैज के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने ईश्वर दास को चुना, राइट आंसर है। ईश्वर दास की एक प्रसिद्ध रचना प्रेमाख्यानक सत्यवती कथा भी है, अक्सर पूछी जाती है। भरत मिलाप राम भक्त पर आधारित रचना है ईश्वर दास की। मृगावती का रचनाकार पूछा जा रहा है और जवाब में आपने किसको चुन लिया है? कुतुबन को। काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा। 927 का ईस्वी सन क्या बनेगा? क्या आपको? तो ये हिजरी संवत है। जवाब में आपने 1520 को चुना, राइट आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 927 हिजरी संवत के लिए कहा गया है, जो लगभग जो है 1520 के आसपास जैसी की रचना है। और अगला प्रश्न है कि पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? प्रश्न संख्या 268 का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? रतन सेन। नागमती चितौर पथ हेरा चितौर चित्तौर, विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगले प्रश्न है कि रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना और विकल्प सी के साथ आप गए, राइट आंसर। आगे अगला प्रश्न है कि मुल्ला दाऊद की भाषा और जवाब में आपने विकल्प डी को चुन लिया, राइट आंसर है एक अवधी भाषा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि रचना काल के देश से ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। इंद्रावती का रचना काल 1619 शेख नबी की रचना है। मृगावती 1503 ईस्वी की रचना। ज्ञानदीप ज्ञानदीप क्षमा करें, ज्ञानदीप जो है यह 1619 ईस्वी की रचना है। इंद्रावती का रचना काल 1744 है। इंद्रावती 1744 की है और अनुराग बांसुरी 1764 की रचना है। अनुराग बांसुरी 1764 की। विकल्प इसमें आपका मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, सी जो है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? तो जवाब में आपने मलकत विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूफी साधना में 4 पड़ाव, अक्सर यहाँ से प्रश्न आते हैं, में मलकत नहीं है। शरीयत यानी धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, और तरीकत माने हृदय की शुद्धता, हकीकत यानी भक्ति उपासना से सत्यबोध, और सिद्धावस्था या अपना परमात्मा का मिलन मात्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम पूछा जा रहा है। नूर मोहम्मद की रचना इसमें से कौन सी है? जवाब में आपने 1744 ईस्वी की रचना इंद्रावती है और अनुराग बांसुरी। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी 1764 की, 1764 की। इंद्रावती जो है, इंद्रावती का रचनाकाल
1744। दोनों ही रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। मंझन की रचना है मधुमालती। तो साथियों, इसमें बी और डी दोनों ही विकल्प सही हैं। तो आज की इस पाठचर्या में हम लोग अब यहीं पर लेंगे विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इस पाठचर्या को कंटिन्यू रखा जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर सूचित करें, जिससे कि हमें पता लग सके कि आप पाठचर्या में क्या शामिल करना चाहते हैं या क्या चाहते हैं। आप अपने विचार या सुझाव भी कमेंट्स कर सकते हैं। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।